आजकल एक नया स्टार्टअप आइडिया वायरल हो रहा है, जीरो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। फॉर्मूला सिंपल है, एक अमीर लड़के से शादी करो, उसके साथ एक बच्चा पैदा करो, फिर डिवोर्स लेकर हेफ्टी एलिमनी क्लेम कर लो। सुनने में फनी लग सकता है, लेकिन अगर हम कुछ हाई प्रोफाइल केसेस देखें तो ये स्ट्रैटेजी किसी न किसी तरीके से रियल लगती है। युजवेंद्र चाहल और धनश्री वर्मा का केस देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक धनश्री अपने डिवोर्स के बाद 60 करोड़ की एलिमनी क्लेम कर रही है। यह भी एक ऐसा केस है जहां एक हेफ्टी एलिमनी की डिमांड ने सबकी नजर अपने ऊपर खींच ली है। क्या यह एक नई ट्रेंड का पार्ट है? अगर शिखर धवन का केस देखें तो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी नजर आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बेटा जोरावर ऑस्ट्रेलिया में है और शिखर उससे मिल भी नहीं पा रहे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। अगर हार्दिक पांडे और नताशा स्टैंकोविच का डिवोर्स होता है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नताशा को हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी मिल सकती है। हार्दिक का टोटल नेटवर्थ 94 करोड़ है, इसका मतलब 65 करोड़ तक नताशा को मिल सकता है। और सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स में 380 करोड़ का एलिमनी सेटलमेंट हुआ था। आमिर खान ने अपनी पहली वाइफ रीना को 200 करोड़ दिए थे और फरहान अख्तर ने तो अपनी एक्स वाइफ अधुना को मुंबई के बैंडस्टैंड एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगलो गिफ्ट कर दिया। यो हनी सिंह का केस भी डिफरेंट नहीं है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनर शालिनी तलवार से 2011 में शादी की थी। 13 साल बाद नवंबर 2023 में उनका डिवोर्स हो गया। शालिनी ने हनी सिंह और उनकी फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया और 20 करोड़ एलिमनी की मांग की थी। बाद में ये एलिगेशन विड्रॉ कर लिए गए और दोनों ने 1 करोड़ के एलिमनी सेटलमेंट पर डील किया। लेकिन ये फिल्म स्टार्स तक सीमित नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बड़े बड़े अमाउंट चुका रहे हैं। गौतम सिंघानिया जो रेमंड के ओनर हैं, उनको अपनी 36 साल पुरानी शादी के बाद $1.4 बिलियन तक चुकाना पड़ा। लगभग ये 6 चिलीज की जीडीपी के बराबर है। एक और सवाल ये भी है, सिर्फ हस्बैंड्स को एलिमनी क्यों देनी पड़ रही है? चाहे वाइफ वर्किंग हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो, फिर भी मेंटेनेंस और एलिमनी का प्रेशर मोस्टली हस्बैंड पर ही होता है। इंडियन डिवोर्स लॉज अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है और इनका ज्यादा झुकाव महिलाओं की तरफ है। एक रिसेंट स्टडी ने शॉकिंगली रिवील किया है कि इंडिया में 50% से ज्यादा मर्द अपने स्पाउस या पार्टनर के हाथ से इमोशनल या फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। लेकिन ये जो हिडन एस्पेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये आज भी सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है। क्या हम सिर्फ औरतों को विक्टिम समझ रहे हैं और मर्दों के पेन को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक ऐसी रियलिटी है कई लोगों को डरे में रखती है। लेकिन क्या हमें इस पे बात करने की जरूरत नहीं है? आज के टाइम पर डिवोर्स एक इमोशनल हार्टब्रेक नहीं रहा, बल्कि एक फाइनेंशियल सेटलमेंट गेम बन चुका है। कई लोग जेन्युइन विक्टिम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ लॉ का लूप होल यूज करके पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी शादी कर रहे हैं। शिखर धवन और आयशा धवन के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शादी के बाद आयशा ने शिखर से वादा किया था कि वो इंडिया आएंगी, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का फैसला किया। इसके बाद शिखर ने आयशा को 13 करोड़ रुपीस दिए, साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज भी आयशा के नाम कर दी, लेकिन कभी भी एक साथ नहीं रहे। अब देखो, इस केस में आयशा ने बहुत ही स्मार्टली हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 का मिसयूज किया है, क्योंकि इस एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि एक हस्बैंड को वाइफ चाहे साथ हो या नहीं, उसका मेंटेनेंस यानी उसका खर्चा उठाना है, ये कंपलसरी है। अब जब वाइफ का पूरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हस्बैंड की है, तो आयशा ने इसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए हर महीने 85 लाख शिखर से वसूले। शिखर ने सब कुछ समझने के बाद फाइनल में कॉन्टेस्टेड डिवोर्स फाइल किया और कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। ये केस सिर्फ एक डिवोर्स का नहीं था, बल्कि एक फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का भी था, जो आजकल के जमाने में काफी कॉमन होता जा रहा है। लेकिन सिर्फ क्रूअल्टी ही हर डिवोर्स का रीजन नहीं होता। कई बार फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉस को भी पैसों के लिए मिसयूज करती हैं, जैसे इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी का केस था। रिपोर्ट्स के हिसाब से शामी की वाइफ हसीन जहान ने 2018 में उनके और शामी के घरवालों पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला और हर महीने 10 लाख एलिमनी की डिमांड रख दी। और वो यहाँ भी नहीं रुक गई, उन्होंने तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शामी पे अडल्ट्री और मैच फिक्सिंग के सीरियस चार्जेस लगा दिए। इससे ऑफकोर्स शामी की बदनामी तो हुई, लेकिन उसी दौरान शामी यूएसए में एक मैच खेलने जा रहे थे और उनका वीजा भी इसी वजह से रिजेक्ट हो गया। फिर 8 साल बाद अभी 2024 में शामी को जस्टिस मिला। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्लियरली वर्डिक्ट दिया कि मोहम्मद शामी को अपनी वाइफ को 10 लाख देने की जरूरत नहीं है, वो उसे एलिमनी में सिर्फ 1.3 लाख ही दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी रूल किया उसकी वाइफ ने जो अफेयर, मैच फिक्सिंग और डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस शामी पे लगाए थे, वो सब फेक थे। अब अगर आपने यहाँ भी ध्यान से देखा तो शामी के केस में उनकी वाइफ हसीन जहान ने 2 सेक्शंस का मिसयूज किया। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सेक्शन 3, जिसमें वायलेंस को एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म दिया गया है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पति अपनी वाइफ से हाई वॉइस में बात कर ले तो उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल किया जा सकता है और इस बेसिस पे वाइफ केस भी कर सकती है। अब इसके बाद ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके दिखाए कि मैंने कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। दूसरा, आईपीसी सेक्शन 498A डाउरी। इस केस में लड़की लड़के की पूरी फैमिली पे दाग लगा सकती है, जिससे उनकी पूरी फैमिली जेल जा सकती है। फिर उस बंदे और उसकी फैमिली को प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने डाउरी नहीं ली। अब क्योंकि ये दोनों लॉज काफी ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स वुमेन, इसलिए मैक्सिमम डिवोर्स केसेस में हेवी एलिमनी एक्सटॉर्ट करने के लिए इन दोनों लॉज का मिसयूज होता है और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है। काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़की म्यूचुअल डिवोर्स होने के बाद रियल लाइफ में समझती है कि अरे इस डिवोर्स से तो झूठा केस करके लाखों रुपए कमा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रीमा गुप्ता वर्सेस अनिल कुमार गुप्ता केस और गौरव मेहता वर्सेस अनामिका चोपड़ा केस। दोनों केसेस में कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया था, लेकिन बाद में एलिमनी मांगने के लिए उन्होंने डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत केस कर दिया। अब चलिए समझते हैं कैसे कुछ और लॉज भी एक तरफा है। पहला, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी भी महिला की अननेचुरल डेथ होती है और उससे पहले उसके पति और उसके परिवार वालों ने उस पर डाउरी के लिए प्रेशर डाला हो तो वो डाउरी डेथ मानी जाएगी। पर अगर कोई मर्द हरासमेंट फेस करता है उसके लिए कोई लॉ नहीं है। दूसरा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट सिर्फ औरतों को प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस और शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार देता है। सिर्फ एक कंप्लेंट पे पति को घर से निकालने का ऑर्डर आ सकता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। और सिर्फ शादीशुदा औरत ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप वाली औरतें भी इस लॉ का मिसयूज कर सकती है, जबकि मर्दों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तीसरा, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट के तहत अगर किसी लड़के की फैमिली पे डाउरी का केस लग जाए तो उन्हें बिना किसी सॉलिड प्रूफ के जेल भेजा जा सकता है। लॉ ये मानता है कि हर लड़का और उसकी फैमिली शादी में ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट होते हैं, जबकि अगर लड़की और उसके परिवार ने दहेज लिया हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अगर हम लॉस को कंपेयर करें फॉरेन देशों से तो वहां एलिमनी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि चाइल्ड सपोर्ट लाइफ टाइम होता है। लेकिन इंडिया में औरतें सिर्फ मंथली एलिमनी नहीं मांगती बल्कि लाइफ टाइम एलिमनी भी मांगती हैं, चाहे वो खुद अपने पति से ज्यादा कमा रही हो। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया में इन दोनों एक्ट्स के अंदर फाइल होने वाले 85% केसेस फेक होते हैं। एक्चुअली काफी डिवोर्स केसेस में ज्यादा से ज्यादा एलिमनी एक्सटॉर्ट करने के लिए इन लॉस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे 4 एडवांटेजेस होते हैं। पहला, इन लॉस को ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना जाता है, जिससे अर्ली डिवोर्स मिलता है। मतलब अगर हस्बैंड डिवोर्स नहीं देना चाहता तो वायलेंस, डाउरी, ये सब क्लॉजेस ऐड करने से डिवोर्स जल्दी मिल जाता है। दूसरा, इन सब लॉस से चाइल्ड कस्टडी भी इजीली मिलती है, क्योंकि कोर्ट एक अब्यूजिव पेरेंट के पास बच्चा नहीं देना चाहती। तीसरा, मोस्टली आजकल स्पेशली सिटीज में हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे क्लॉजेस ऐड करके विक्टिम को प्रॉपर्टी में ज्यादा बड़ा शेयर मिलता है। और चौथा, जैसे हमने देखा बाकी सब केसेस में, इससे एलिमनी का पैसा भी ज्यादा मिलता है हस्बैंड से। और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का केस वाइफ ने डाल दिया, लेकिन फिर बाद में जब पैसे का सेटलमेंट हो गया तो इन चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया। जैसे क्रिकेटर युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा ने एलिगेशन लगाए उनके घर वालों पर और उनके भाई पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से जैसे ही उनको 8 लाख मिल गए उन्होंने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए और वो डिवोर्स के लिए अग्री हो गई। ट्रेंड ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस में देखा जाता है, जहां पे बिना किसी डिबेट और ब्लेम गेम के, यानी कैमरा के सामने दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम नहीं डालती हैं और दोनों साइड्स मिलके एक हाई एलिमनी अमाउंट डिसाइड करके डिवोर्स फाइनल कर देती हैं। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन के डिवोर्स केस में सुजैन ने ऋतिक से 400 करोड़ की एलिमनी डिमांड की थी, लेकिन आखिरकार दोनों ने मिलकर 380 करोड़ में म्यूचुअल डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे केसेस हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये सब मीडिया के सामने आ गया तो उन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। इसलिए जब ये म्यूचुअल डिवोर्स होता है तो ये एक तेजी से डिसीजन लेने का रास्ता बन जाता है। कभी कभी तो इन डिवोर्स केसेस में एलिमनी या सेटलमेंट अमाउंट तक डिस्कस नहीं किया जा सकता। जैसे आमिर खान और किरण राव और अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के केसेस में अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये अमाउंट डिसाइड कैसे होता होगा। तो सुनो, इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अंदर एलिमनी को 2 तरीके से दी जाती है। एक होता है मेंटेनेंस, जिसमें हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है, और दूसरा होता है एक वन टाइम सेटलमेंट, जिसमें एक लम सम अमाउंट एक ही बार दिया जाता है।
एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि सेक्शन 25 में क्लियरली मेंशन है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही एलिमनी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हाँ, डिवोर्स में हस्बैंड को भी एलिमनी मिल सकती है, लेकिन ये आमतौर पर उन केसेस में होता है जहां हस्बैंड फाइनेंशियली वीक हो और अपने आप से पैसे नहीं कमा पाता। जैसे 2014 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक केस था जहां वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूरल्टी की वजह से डिवोर्स लिया और 2 साल बाद हस्बैंड को 1.5 लाख मंथली मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर दिया गया। क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, इसलिए वाइफ को ही हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ गई। हिंदुस्तान के किसी भी लॉ के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि कितनी एलिमनी मिलनी चाहिए। ये हर केस के बेसिस पर डिसाइड होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक गाइडलाइंस सेट कर दिए हैं। पहला, अगर एलिमनी मंथली या पीरियोडिक बेसिस पर डिसाइड की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अर्निंग स्पाउस की मंथली सैलरी का कम से कम 25% दूसरे स्पाउस को देना चाहिए। दूसरा, वन टाइम सेटलमेंट के लिए कोई फिक्स्ड बेंचमार्क नहीं है, पर यह यूजुअली नेट इनकम का 1/3 या 1/5 तक हो सकता है, जिसमें फाइनेंशियल एसेट जैसे प्रॉपर्टी और ज्वेलरी भी इंक्लूडेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो जजेस एलिमनी डिसाइड करते वक्त कंसीडर करते हैं। ये फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए हर केसेस का डिसीजन अलग होता है, जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हेल्थ कंडीशंस, हस्बैंड्स की लायबिलिटीज, हस्बैंड्स पर किसी तरह का लोन तो नहीं है, मैरिज की ड्यूरेशन, चाइल्ड सपोर्ट यानी अगर कपल के बच्चे हैं तो उसका भी फैक्टर किया जाता है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जजेस एलिमनी का अमाउंट डिसाइड करते हैं ताकि एक फेयर डिसीजन हो सके, पर यह हमेशा फेयर नहीं होता। अमीरी के केसेस में हमने देखा है कि कैसे ये प्रोविजन का मिसयूज होता है और आम केसेस में ये और भी बढ़ जाता है। मदुराई में एक अजीब केस देखा गया था। सिल्वर रंजन नाम के एक आदमी ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, पर उसको कहा गया कि वो 10 लाख रेंटल, 10 लाख मेंटेनेंस और 50 लाख कंपनसेशन और डाउरी वापस करे। जब उसने अपील की यह अमाउंट नहीं देने के लिए, तो कोर्ट ने कहा अगर जॉब नहीं है तो भिखारी बन जाओ, पर वाइफ को एलिमनी देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में एक और केस था जलगांव का, जहां गोरख काकड़े नाम के एक आदमी को किडनी फेलियर के बाद वाइफ को 50,000 मंथली एलिमनी देनी थी, लेकिन उसने नहीं दी। इसके बाद वाइफ ने केस फाइल कर दिया और गोरख को 11 महीने के लिए जेल भेज दिया, लेकिन जेल में डायलिसिस ना मिलने की वजह से गोरख की वहां मौत हो गई। और एक और केस है बेंगलुरु के कॉल सेंटर में काम करने वाली आदमी का, जो शिज़ोफ्रेनिया से परेशान था। उसने अपनी जॉब खो दी थी, फिर भी उसकी वाइफ ने उसे एलिमनी की डिमांड की। आज वो आदमी 8 लाख रुपए के एरियर्स में फंसा हुआ है, जो हर दिन बढ़ रहा है। अब बात कर रहे हैं तो एक और केस सुन लीजिए। एक आदमी जो अपनी 3 महीने की बेटी के साथ रह रहा है क्योंकि उसकी वाइफ यूपी में रहना नहीं चाहती थी। 3 दिन बाद डिलीवरी के वाइफ ने अपनी बेटी को छोड़ दिया, सारी बिलोंगिंग्स उठाई और अपने घर चली। 10 दिन बाद जब वो कनाडा जा रही थी, उसने उस आदमी और उसके परिवार के हर मेंबर के अगेंस्ट हिसार में 9 केसेस फाइल किए। आज 2 परिवार के मेंबर्स जेल में हैं और वो कनाडा जा चुकी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एलिमनी लॉज गलत हैं, ये जरूरी है डिपेंडेंट स्पाउस की इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए, पर क्या ये सही है कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी बनाता है और एक डिवोर्स के बाद उसकी 75% प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाती है? ये क्या सही है? और हाँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिजनेस पर्सनालिटीज ये सब किस लिए कर रहे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, पर कोलकाता में एक मैट्रिमोनियल स्कैम पकड़ा गया जहां एक औरत ने 3 बार शादी की और हर शादी के बाद अपने तीनों हस्बैंड्स के खिलाफ फेक केसेस फाइल करके उनसे एलिमनी का पैसा ले लिया। ये सच में एक बिजनेस बन गया है। ये सबको देखकर ये जरूरी हो जाता है कि इन लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि इंडिया में किसी भी मर्द को सिर्फ इसलिए सजा ना मिल सके क्योंकि वो मर्द है। क्या ये सच में इक्वालिटी है? क्या ये असली फेमिनिज्म है? आपका ये क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।